हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो पहला लेक्चर है टीचिंग एप्टीट्यूड का। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है पेपर 1 का हिस्सा है, पेपर 1 का पार्ट है। तो उन सभी बच्चों को मैं बता दूं जो पहली बार नेट का एग्जाम देने वाले हैं कि जो नेट है वो दो पेपर्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है, या फिर दो सेक्शंस आप कह सकते हो। एक होता है पेपर 1 जो होता है कॉमन, ये कॉमन पेपर होता है, और पेपर 2 होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, पेपर 2 होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे कि हमारे ऐप में दो सब्जेक्ट में क्लासेस अवेलेबल हैं। पहला तो है क्रिमिनोलॉजी एंड दूसरा अवेलेबल कोर्स है फोरेंसिक साइंस, एफएस में लिख देती हूँ, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक साइंस, तो ये दोनों ही डिफरेंट पेपर्स हैं, ये पेपर 2 होते हैं। अगर मैंने बीए एमए क्रिमिनोलॉजी से करी है या फिर मैंने बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी से करी है तो आई विल चूज पेपर 2 क्रिमिनोलॉजी। अगर मैंने फोरेंसिक साइंस से करी है तो मैं पेपर 2 फोरेंसिक साइंस चूज करूंगी, या फिर मेरा ग्रेजुएशन किसी अदर सब्जेक्ट में बट मैंने मास्टर्स क्रिमिनोलॉजी या फोरेंसिक साइंस से करी है तो इन दोनों में से ही मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करूंगी। अगर फोरेंसिक साइंस पढ़ी है तो फोरेंसिक साइंस, अगर क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है तो क्रिमिनोलॉजी। एंड पेपर 1 कॉमन होता है, सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे नेट का पेपर देंगे वो यही पेपर 1 पढ़ते हैं। मतलब पेपर 1 का जो कंटेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, इन्वायरमेंटल साइंसेज, ये सारी चीजें पेपर 1 का पार्ट होता है। सो आप यूजुअली देखोगे कि पेपर 1 में भी यू हैव 10 यूनिट्स, पेपर 1 में यू हैव 10 यूनिट्स एंड पेपर 10 में भी, सॉरी, पेपर 2 में भी यू हैव 10 यूनिट्स। ठीक है, सो ओवरऑल टोटल 20 यूनिट्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नेट का एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉर नेट एग्जामिनेशन यू हैव टू प्रिपेयर 20 यूनिट्स। ठीक, सो पेपर 1 कॉमन है, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, एंड पेपर 1 जो है, जो कॉमन पेपर है, उसकी क्लासेस हमने शुरू करी है इन अवर ऑफिशियल ऐप। सो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप फोरेंसिक साइंस में नेट प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप क्रिमिनोलॉजी में नेट प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आपको फुल फ्लेज्ड कोर्सेज मिल जाएंगे हमारे ऑफिशियल ऐप में, जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर करा जाएगा विद वीडियो लेक्चर, विद पीडीएफ स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स एंड ऑल दैट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें अवेलेबल हैं इन अवर ऐप। और अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करने से पहले मैं एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ कि जब आप नेट एग्जाम देते हो, है ना, तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप रिसर्च कर सकते हो, मतलब आप पीएचडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, एंड आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। सो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली है टीचिंग और दूसरी है रिसर्च, क्योंकि टीचिंग एंड रिसर्च में ही आप जाने वाले हो नेट के बाद, राइट। सो नेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो होता है टीचिंग और रिसर्च का, एंड यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। कभी कभी वैसे आइडियली 10 यूनिट्स है ना, यूनिट जब 10 यूनिट्स हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आइडियली 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आने चाहिए। बट आप हमेशा देखोगे कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से हमेशा 2-4 क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इन टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही स्कोरिंग एरिया है आपके पेपर 1 का। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करेंगे। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे तो आपको एज अ स्टूडेंट भी सिचुएशन समझनी है और एज अ टीचर भी आपको सिचुएशन समझनी है। सो आप दो पर्सपेक्टिव से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे कि यू आर अ टीचर, यू आर टीचिंग समवन, और यू आर अ लर्नर, यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम योर टीचर। ठीक है, सो आपको दोनों ही रोल यहाँ पे प्ले करना है, एज अ टीचर और एज अ लर्नर, तभी ही आप टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इफेक्टिव वे में समझ पाएंगे। So let's start today's class. So introduction से हम शुरू करेंगे. So it's very basic. Introduction से आपको कोई questions नहीं आते, but still to make a base, है ना, base बनाने के लिए you have to know what is the definition of teaching, what is education, what is teaching, what is learning. ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है, because base पे ही आप फिर house build करोगे, right? So इसी वजह से basics clear होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम introduction से ही शुरू करेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ important सेंटेंसेस ही हमारे क्लास में इंक्लूड किए हैं, हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जितना मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट like pick a book or read it out, but only important things are mentioned in this class, so बहुत ध्यान से पढ़ेंगे।
ठीक है। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें द टर्म एजुकेशन, पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है एजुकेशन, दूसरा टर्म क्या है? टीचिंग, एंड तीसरा टर्म है लर्निंग। ये तीनों ही जो वर्ड्स है बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है एक दूसरे से। पहला क्या है? एजुकेशन, इम्पोर्टेंट। दूसरा क्या है? टीचिंग, टीचर के बिना एजुकेशन इज इनकम्प्लीट वी कैन से। एंड तीसरा है लर्नर, लर्नर के बिना भी आपका एजुकेशन इनकम्प्लीट है। सो ये तीनों ही जो टर्म्स है आपस में क्लोजली रिलेटेड है एंड ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग नॉट टीचिंग। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास है जो कि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये ध्यान में रखनी है कि एजुकेशन के बिना लर्निंग नहीं हो सकती, और जो एजुकेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल लर्निंग है, ना कि टीचिंग। ठीक है। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारी लाइक इंडिया का, उसका मेन गोल क्या है? बच्चों को एजुकेट करना, बच्चों को कुछ सिखाना, ना कि बच्चों को पढ़ाना, है ना। आप किसी भी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करो, चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल हो, वो हाई स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, सो एजुकेशन का मेन गोल क्या है? लर्निंग, कि बच्चे कुछ सीखें, है ना कि बच्चों को हमको पढ़ाना है। वो सीखे नहीं सीखे हमको कोई मतलब नहीं, हमको पढ़ा देना है। सो दिस इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। इसी वजह से हमने यहाँ पे बोला कि ऑब्जेक्टिव जो टीचिंग का है वो लर्निंग है, नॉट टीचिंग। ठीक है। टीचिंग फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, बट इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, टीचिंग इज द वे टू मेक स्टूडेंट लर्न। यही मैंने बोला, जो टीचिंग है इट इज अ टूल टू मेक समवन लर्न समथिंग, बट देन इट इज नॉट ओनली वे। सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एक वे नहीं है जो कि जिसकी वजह से बच्चे लर्न कर सके। टीचिंग इज कॉल्ड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। अगेन इंपॉर्टेंट, टीचिंग क्या है? लर्निंग का फैसिलिटेटर है, मतलब फैसिलिटेट करता है, आपकी मदद करता है टू लर्न। ठीक है, एक टीचर यही काम करता है। एजुकेशन इज द की टू एवरीथिंग। अब जो एजुकेशन है वो क्या है? इट इज द की टू एवरीथिंग दैट इज गुड इन आवर वर्ल्ड टुडे। सो हमारी पूरी की पूरी दुनिया में जो भी चीजें अच्छी हैं उनकी उनका जो मेन रीजन है, उसकी जो की है वो क्या है? एजुकेशन है। सो हम ये जानते हैं कि अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है वो ज़्यादा बेटर वे में सोचता है, सही गलत वो समझ पाता है, एंड उनके एक्शंस प्रॉबली सही ही होते हैं, है ना, एज कम्पेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एजुकेशन है इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी, एंड इट इज़ लिटरली एवरीथिंग गुड विच इज़ प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड। एजुकेशन है वो पास्ट और प्रेजेंट ही नहीं है, इट इज़ अगेन द फ्यूचर ऑफ आवर society in the future of our world. Education is not only teaches our children facts but also teaches them how to think and learn on their own. अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर आप किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे फैक्ट्स नहीं बता रहे हो। यू आर नॉट जस्ट टेलिंग देम और टीचिंग देम द फैक्ट्स, बट यू आर टीचिंग देम टू इमेजिन समथिंग, टू लर्न समथिंग, टू थिंक अबाउट समथिंग, है ना। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आप उनको ये बताओगे कि किस तरीके से आप सोच सकते हो, किस तरीके से आप अपनी थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोच सकते हो। तो ये भी एक टीचर का काम है, ये भी एजुकेशन का क्या है? एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। Each and every human being have immense natural or inborn talent or talents to him or her. Education provides development and developmental atmosphere to him or her. सो हम ये मानते हैं कि हर एक पर्सन इनबॉर्न कैपेसिटी के साथ इस दुनिया में आता है, बस हमें उस कैपेसिटी को क्या करना है? डेवलप करना है। तो हमें ये पता है कि जितने भी जो लोग हैं इस दुनिया में सारे एक जैसे हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, फिर कोई बहुत ज़्यादा गधा नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास ही समझने की शक्ति है एंड दूसरे के पास समझने की या सीखने की शक्ति नहीं है। सबके पास इक्वल टैलेंट्स होते हैं एंड मल्टीपल टैलेंट्स होते हैं, बस हमें उसे क्या करना होता है? डेवलप करना होता है। Education is a process by which the child develops its inner potential. अब education क्या है? It is the key, it is the main element जिसकी वजह से कोई भी बच्चा अपने inner potential को समझ पाता है और डेवलप कर पाता है। ठीक है, मीनिंगफुली डेवलप कर पाता है इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो हमने तो ये देख लिया कि क्या है एजुकेशन या व्हाट इज एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, ये तीनों चीज़ों को हमने समझ लिया। अब कुछ ऐसे अप्रोचेस हैं एजुकेशन में जो हम फॉलो करते हैं टू मेक समवन लर्न समथिंग,
किसी को कुछ सिखाने के लिए these are important approaches which is there in our teaching aptitude. ठीक है, so total हमने list किए हैं 12 approaches. पहला approach क्या है? We have 3 basics of education, then we have idealism, then we have naturalism, then we have pragmatism, then we have constructivism, then we have humanism, rationalism, empiricist, existentialism, behavioralism, gestalt psychology एंड इलेक्ट्रिक फिलोसफी. तो ये कुछ अप्रोचेज हैं जिनको हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद 3 बेसिक ऑफ एजुकेशन. 3 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एजुकेशन के. पहला क्वेश्चन है व्हाई, दूसरा क्वेश्चन है हाउ, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट. जो व्हाई है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हम फिलोसफी से आंसर कर सकते हैं. वी कैन आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाई विद द हेल्प ऑफ फिलोसफी. हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम साइकोलॉजी से आंसर कर सकते हैं. व्हाई को हमने फिलोसफी से आंसर किया, हाउ को हमने साइकोलॉजी से आंसर किया, एंड व्हाट को हमने किससे आंसर किया? सोशल नीड से आंसर किया. वी कैन से एजुकेशन इज द बेसिस ऑफ फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, इट इज फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस. ये तीनों चीजें ही ऐड हो जाती है आपके एजुकेशन में. फिलोसफिकल एरिया, साइकोलॉजिकल एरिया एंड सोशल एरियाज. ये सारा कुछ सम अप होता है आपके बेसिक्स ऑफ एजुकेशन में. नेक्स्ट वी हैव आइडियलिज्म. आइडियलिज्म जो वर्ड है वो हम आइडियल वर्ड से डिराइव करते हैं. ठीक है, इट इज बेसिकली माइंड एंड सेल्फ, या फिर आप सोल की बात कर सकते हो. जो आइडियलिज्म है वो है रिलेटेड आपके माइंड से, आपके सोल से और आपके सेल्फ से. ओके, रियल नॉलेज इज परसीव्ड. इस आइडियलिज्म में हम कहते हैं कि जो रियल नॉलेज है, द रियल नॉलेज इज परसीव्ड इन द माइंड, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द नॉलेज. जो आपकी रियल नॉलेज है वो आपके माइंड से रिलेटेड है एंड ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके नॉलेज से. ठीक है, जो रियल नॉलेज है इस पूरी दुनिया का जो लाइक रियल सच है. ठीक है, इट इज गेन्ड थ्रू आवर सेंसेस. ठीक है, अब इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से लोग थे? फ्रबल थे, कैंट थे, प्लाटो थे, स्वामी विवेकानंद थे. इनके साथ ही साथ श्री अरबिंदो जी भी थे जिन्होंने इसे आइडियलिज्म को सपोर्ट किया, जिन्होंने इस टाइप ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट किया. ठीक है, किसका कॉन्ट्ररी है? आइडियलिज्म का कॉन्ट्ररी है. नेचुरलिज्म क्या कहता है? इट इज अगेन अ फिलोसफी विद द बिलीफ दैट नेचर अलोन रिप्रेजेंट द इंटायर रियलिटी. ठीक है, आइडियलिज्म में हम सोल की बात कर रहे थे, हम नेचुरलिज्म में नेचर की बात कर रहे हैं कि जो नेचर है वही ही रिप्रेजेंट करता है सारी इंटायर रियलिटी को. ह्यूमन लाइफ इज अ पार्ट ऑफ नेचर. हम ये मानते हैं जो ह्यूमन लाइफ है, जो उनके सोचने समझने की शक्ति है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड इट इज सेल्फ सफिशिएंट. और ये क्या है? सेल्फ सफिशिएंट है इनटू देयर ओन नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स एंड नेचुरल लॉस. सारा कुछ हम नेचर से रिलेट कर रहे हैं. जो भी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी हमारी नॉलेज है, इट इज कमिंग फ्रॉम द नेचर बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द nature. That's what we believe in this type of philosophy. The main protagonists of naturalism are Tagore and Herbert. ये कुछ supporters थे naturalism के. Then we have pragmatism. Pragmatism, it is a Greek word that means practice in action, which is more relatable as compared to other like philosophy. Everything is equally important, but to me it is more relatable. जो pragmatism है, it is related with practice and action. तो आप ये कह सकते हो कि जो आपको knowledge है वो continuous practice है and आपके positive action से आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, है ना. हम ये कहते हैं practice makes a man perfect. तो practice किसी पर्सन को परफेक्ट कैसे बनाती है? क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से, पढ़ने समझने से. अगर आपको कुछ पढ़ना है, अगर आपको कुछ समझना है तो आप रिविजन्स करते हो, राइट. आप पढ़ने के बाद भी you keep on revising everything. This is nothing but practice and action. You're taking action to like revising something. It is nothing but a pragmatism like approach, we can say. And here the key word is utility. Whenever it is useful, whatever is useful is good and whatever is good is useful. That's what we believe. A pragmatism lives in a world of फैक्ट्स. अब कोई भी जो पर्सन इसको सपोर्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे बिलीव करेगा. ठीक है, किसी भी थ्योरी पे बिलीव नहीं करेगा. जो फैक्ट है उस पे ही बिलीव करेगा. Humans are active beings and have ability to solve their problems through the logic and experiments and scientific methods.
जो ह्यूमंस है वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड वो किससे समझ पाते हैं, किससे लर्न करते हैं, लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट से एंड साइंटिफिक मेथड से। ठीक है, जब हम रिसर्च करते हैं तो हम भी एक्सपेरिमेंट्स पे ही बिलीव करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स ही फॉलो करते हैं। The main thinkers are John Dewey, Kilpatrick and Mead. ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म को सपोर्ट किया। Next we have constructivism. Constructivism क्या है? It is actively construction of knowledge. कि हम actively knowledge क्या कर रहे हैं? construct कर रहे हैं। हम ये believe करते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ देखते, समझते, सुनते हैं, we are constructing the information inside our head, and इसी तरीके से हम किसी चीज़ को सीखते हैं। Education psychology believes that there is a developmental stage of knowledge organization. So कुछ developmental stages होती है जिसके थ्रू ही हम कुछ समझते, सीखते हैं। तो वो दो स्टेजेस हम कह सकते हैं, पहला है एकोमोडेशन, फिर है एसिमिलेशन। सो सबसे पहले आप किसी चीज़ को एकोमोडेट करोगे अपने ब्रेन में, या फिर आप सबसे पहले किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, देखोगे कि वो एलिमेंट क्या है, वट एवर दैट इंफॉर्मेशन इज, एंड इसके बाद उसे एसिमिलेट करोगे, उसको समझ के क्या कह सकते हैं, आप किसी चीज़ को देखोगे, समझोगे, और फिर क्या करने की कोशिश करोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे, फिर हिंदी में कहूँ तो उसे लाइक अब्सॉर्ब करने की कोशिश करोगे, आत्मसात करोगे। दैट इज nothing but assimilation of information. On the basis of accommodation and assimilation, we can say this is the basis of constructivism theory of education. New experiences are assimilated into already existing schemes, and they may accommodate by creating new schemes. देखो, कुछ information हमको already पता है, वी हैव सम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अवर ब्रेन, बट नए एक्सपीरियंसेस, नई चीज़ों से आप नई इन्फॉर्मेशन एकोमोडेट करोगे, उसे समझोगे, एंड जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसके साथ आप ऐड भी कर दोगे। दैट इज न्यू स्कीम विथ ओल्ड स्कीम, जो कि आपकी मेन नॉलेज क्रिएट करेगी। देन वी हैव ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म में क्या, इट इज रीजनेबल बैलेंस इन लाइफ रिगार्ड्स humans and the center and measures of all activities. So this is nothing but humanism. थोड़ी तो क्या होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, फिर मानवता होनी चाहिए किसी भी पर्सन में। इट एडवोकेट्स कोऑपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। आप क्या करते हो, आप अपने और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ क्या करते हो, कोऑपरेट करते हो, अगेन इट इज ह्यूमैनिज्म। आप किसी की मदद करते हो, अगेन इट इज ह्यूमैनिज्म। आप किसी को टॉलरेट करते हो, म्यूचुअल टॉलरेंस। आप दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद करते, फॉर एग्जाम्पल कोई दो लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं पसंद करते, बट दे आर इन द सेम प्रोजेक्ट एंड उनको वो प्रोजेक्ट साथ में करना है, सो वो क्या करते हैं, म्यूचुअल टॉलरेंस के साथ दे आर वर्किंग टुगेदर। ये भी ह्यूमैनिज्म है कि उसने किसी को कुछ बुरा भी नहीं बोला, किसी को हर्ट भी नहीं किया, इट इज नॉर्मल ह्यूमैनिज्म। देन वी हैव सोशल अंडरस्टैंडिंग, कि हम सोशली चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं, एंड दैट इज अगेन द अदर लाइक वे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देन वी हैव एग्जिस्टेंशलिज्म। सो इसमें कई सारी चीज़ें, हम बेसिक एग्जिस्टेंस पे बात करते हैं, जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हम उस पर ही फोकस करेंगे। वी एम्फसाइज इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस, कि उनकी फ्रीडम क्या है, उनकी चॉइस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस वी लर्न समथिंग। ठीक है, देन वी हैव रेशनलिज्म। सो इससे रिलेटेड आप ये कह सकते हो कि जो नॉलेज आप इंडिपेंडेंटली गेन कर रहे हो अपने पर्सनल सेंस एक्सपीरियंस से, दैट इज नथिंग बट दी रेशनलिज्म। वट एवर योर एक्सपीरियंसेस, वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग इज योर नॉलेज। ठीक है, देन वी हैव एम्पेरिटिक्स। सो claim that sense experience is the ultimate source of all the concepts and knowledge. So हम ये कह सकते हैं कि experience is the ultimate source and center of all the concept and knowledge a person can gain. Then we have behavioralism. So behavior के basis पे, so कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम behavior के basis पे सीखते हैं। So हम इसको दो categories में divide करते हैं। पहला है law of existence. Repeating a conditioning response would strengthen the bond between stimulus and response. So कोई चीज़ें कंटिन्यूसली अगर हो रही है, कुछ चीज़ स्टिमुलेट हो रही है, तो आप उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, है ना। सो किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो जिसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो वो क्या है, स्टिमुलस है, एंड यू विल क्रिएट द रिस्पॉन्स। ठीक है, अदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जिस भी चीज़ को बार बार करोगे, आप जिस भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपके बिहेवियर में आएगी और आप नई चीज़ें सीखोगे। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ठीक है, प्लेजर एंड पेन रिजल्ट फ्रॉम द प्रीवियस बिहेवियर डिसाइड्स अवर फ्यूचर बिहेवियर। सो जो भी हमने प्लेजर मोमेंट फील किए हैं, जो भी हमने पेनफुल मोमेंट फील किए हैं,
उससे हमारा क्या बनता है, बिहेवियर बनता है. एंड दैट इज अगेन अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू लर्न समथिंग. देन वी हैव गेस्टाल्ट साइकोलॉजी दैट बिलीव्स दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. ठीक है, एक कंप्लीट चीज़ हमेशा ज़्यादा होती है कुछ पार्ट से. ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम से बनी होती है. एंड अगर आप एज अ होल ह्यूमन बॉडी देखोगे तो वो हमेशा ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, because the parts are interrelated to each other, so that's what we say that whole is greater than the parts of something. Then we have eclectic philosophy that says nothing but the fusion of knowledge from all sources. So जो भी knowledge आपने जिस भी method से gain करी है उस सभी का fusion eclectic philosophy या फिर eclectic philosophy of knowledge कहलाता है. It is a particular type of education of philosophy which combines all good ideas and principles from various philosophies. So जितनी भी different चीज़ों से आपने जितने भी different जगहों से आपने चीज़ें सीखी हैं उन सब का जो collection है that is eclectic philosophy. Okay, so these are important अप्रोचेस इन एजुकेशन. तो कुछ चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आ सकती हैं जैसे कि वाई, व्हाट एंड हाउ, या फिर कौन कौन से ऐसे लाइक फिलोसोफर्स थे जिन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट किया. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. जस्ट कीप एवरीथिंग इन माइंड. कभी कभी आपको कोई स्टेटमेंट दे के पूछ सकते हैं, इट फॉलोज विच टाइप ऑफ फिलोसफी and which type of approach, it comes under which type of approach. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. बेसिक से कुछ नहीं आएगा. ये जो हमने अप्रोचेस देखे हैं यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं. So that's it for. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. And अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है सो यू कैन जस्ट go and check the courses out in our official app. And see you guys in the next video. Till then, take care.